ठीक है भाई। तो ये है ना हमारे पास चैप्टर 1 है हमारे पास इको का, ठीक है। कौन सा? इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस बार जो है पूरा पीडीएफ बनाया वो आपका एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। तो देखते रहना ध्यान से। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो कौन सा है कि आखिर देखो एक स्टेटमेंट आता है, कहते हैं क्या कि इंडिया इज द पाइवोट ऑफ आवर एम्पायर, if the empire loses any other part of its dominion we can survive, but if we lose India the son of empire will have set। तो कहते हैं क्या, भारत के ना एक वायसराय हुआ करते थे, उन वायसराय का नाम क्या था आपका? अलेक्जेंडर ब्रूस। अलेक्जेंडर ब्रूस जो भारत के वायसराय थे, कब थे? 1894 में। उन्होंने ना भारत के संबंध में एक बात कही थी कि वैसे तो अंग्रेजों ने कई सारे देशों पे कब्जा कर रखा है, बट यदि उसने भारत को खो दिया ना तो कहीं ना कहीं वो समझ लो कहीं ना कहीं भारत के या ब्रिटिश के पूरे कॉलोनियल एम्पायर का कहीं ना कहीं जो सूरज है वो छिप जाएगा। ये बात कही है अलेक्जेंडर ब्रूस ने, किसके रिगार्डिंग? भारत के संबंध में। सही भाई, क्या बात कही है? तो कि भारत जो है हमारे पास, भारत एक महत्वपूर्ण औपनिवेश देश है, ठीक है। और यदि उन्होंने भारत को खो दिया तो कहीं ना कहीं जो भारत के या पूरे ब्रिटिश एम्पायर का सूर्योदय है ना वो कहीं ना कहीं छिप जाएगा, ठीक है। मैं इसकी हिंदी जो है ना वो मैं ग्रुप में सेंड करके भेज दूंगा, ठीक है। मैंने गैप छोड़ दिया, बस मैं आपको समझाता हूं फटाफट, दो ध्यान से। अगला बात करते हैं क्या, तो कहते हैं क्या, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कहते हैं औपनिवेशिक शासन काल के समय जो भारत की आर्थिक स्थिति थी या भारत का जो आर्थिक विकास की दर थी ना वो क्या थी? काफी ज्यादा खराब स्तर की थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास क्या कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के आगमन से पहले भारत जो था एक कैसी अर्थव्यवस्था थी? इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था, ठीक है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थी। दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट द पीपल, और उस समय भी अगर हम बात करें तो जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का इनकम का एक मेजर सोर्स हुआ करता था, ठीक है। सही, मतलब ब्रिटिश के आगमन से पहले अगर हम बात करें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। बट अंग्रेजों के आने उस समय भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भारत की कृषि व्यवस्था थी ना, जो कृषि पर डिपेंडेंस थी वो तब भी उतनी थी जितनी की आज के समय में हम देख पाते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें yet the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activity, और उस समय भी हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग या निर्माणी कार्य होते रहते थे। निर्माणी काम यानी इंडस्ट्रीज भी थी, हमारे यहाँ फैक्ट्री थी। अब इंडस्ट्री में कौन कौन से काम होते थे? तो इंडिया वाज particularly well known for its handicraft industry in the field of cotton and silk, textile, metal and precious stone works etc। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। और अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की तो वहां पर ना कृषि जो है वो हमेशा से ही आज की तरह एक मेजर सोर्स रहा है, ठीक है। हालांकि उस समय भी अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियां थी हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ उद्योग थे, जैसे कि हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी हस्तशिल्प उद्योग में कौन कौन से आ गए आपके? जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गया हमारे पास, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए ये सारे, या फिर स्टोन पत्थरों को तराश करके कुछ कार्य करना, ये सारे उस समय भी हमारे देश के पॉपुलर इंडस्ट्रीज में आते थे, ठीक है। और भारत जो था या भारत में बनी हुई चीजों का वर्ल्ड वाइड एक अच्छी पहचान होती थी और डिमांड भी होती थी, ठीक है। अगर बात करें these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used, और जो भारत के आइटम्स होते थे ना उसे कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में एक अच्छी रेपुटेशन के साथ जाना जाता था, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते थे ना, जिस क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते थे वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होती थी, और साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते थे वो भी हाई स्टैंडर्ड्स के होते थे, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बुक में दे रखा है, वो है मुस्लिन के बारे में। मुस्लिन, ठीक है। तो वो मुस्लिन है क्या? तो मुस्लिन जो भारत के अंदर ना उस समय में ढाका, जो आज के टाइम में बांग्लादेश में चला गया ना, तो उस समय में भारत के अंदर ढाका में ना एक सिल्क
एक सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी मुस्लिम, ठीक है भाई, जिसको आमतौर पे ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कह के पुकारते थे, मलमल, क्या कह के पुकारते थे, मलमल। और इसकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल जाती थी, ठीक है, समझा चीज। मतलब हम मुस्लिम जो है हमारे पास, ये जो है क्या कहते हैं, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो उस समय हमारे देश के अंदर वेस्टर्न पार्ट में यानी कि लोकेटेड थी, कहां पर, आपके ईस्टर्न पार्ट में, कहां पर लोकेटेड थी, आपके ढाका में, जो बंगाल रीजन होता था उस समय। और इसकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड बहुत होती थी। इसको लोग किस नाम से जानते थे, मलमल के नाम, मलमल के नाम से भी जानते थे, ठीक है भाई। तो हमने वही देखा कि मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, ठीक है। और उस समय भी कृषि जो था वो कहीं ना कहीं इनकम का या रोजगार का मुख्य स्रोत था। हालांकि उस समय भी कई सारे निर्माणी काम होते थे, जैसे हस्तशिल्प उद्योग हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, सिल्क कॉटन टेक्सटाइल हो गया हमारे पास, या फिर अगर हम बात करें तो हाथों से पत्थर को तराश करके कुछ चीज बनाना, ठीक है। और भारत की जो वस्तु बनती थी ना, इसकी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। इसकी अच्छी रेपुटेशन, किसकी चीज की, अच्छी क्वालिटी की, या फिर जो इनका स्टैंडर्ड होता था ना इन वस्तुओं का, उच्च स्तर का होता था, ठीक है, इन सब के कारण से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मुस्लिम के बारे में, ठीक है। अब वही अगर हम बात बताएं, बट हुआ क्या, तो द इकोनॉमिक पॉलिसीज, बट अंग्रेजों के आने के बाद जो विदेशी या जो कहते हैं ना जो आर्थिक नीति बनाई गई वो इस प्रकार से बनाई गई कि उन्होंने ऐसा किया कि ज्यादा से ज्यादा लाभ केवल किसको, ब्रिटिश को, ब्रिटेन के हो। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि भारतीय इंडस्ट्रीज का क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उनकी पॉलिसी इस प्रकार से थी कि वो यहां से कच्चे माल ले जाएंगे और वहां से तैयार माल हमारे देश में बेचेंगे। तो उनके आने के पश्चात जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज थी, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री या जो भी हमारी प्रीसियस इंडस्ट्रीज होती थी, वो सब कहीं ना कहीं तहस नहस होती चली गई, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। औपनिवेशिक शासन के दौरान या सरकार के दौरान जो भी नीतियां बनाई गई इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री यानी कि ब्रिटेन। उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई वो सब पॉलिसी मेनली किसको ध्यान में रखकर बनाए गए थे, केवल ब्रिटेन को प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सके, ठीक है। समझा चीज। इन पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं भारत के अंदर कई सारे चेंज लेकर आती है। भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं डाउन होती चली गई दिन प्रतिदिन, और किसी भी क्षेत्र में हमें ज्यादा विकास देखने को नहीं मिला। ये था क्या अंग्रेजों के आने से पहले, और उसके पश्चात थोड़ा सा क्या परिवर्तन हो जाता है वो, ठीक है। अब हम एक एक करके इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, आपके में कुछ नाम आते हैं, आपके कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम हैं, जैसे कहते हैं क्या, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। देखो, अंग्रेजी सरकार ने कभी भी इस बात का हल्का सा भी प्रयास नहीं किया वो भारत की, इसलिए कि वो भारत की प्रति व्यक्ति आय या फिर भारत की राष्ट्रीय आय को निकाल सके। याद रखना, हमारे देश में कभी भी अंग्रेजी सरकार ने ना कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि वो भारत की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या भारत की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को निकालें या इसका अनुमान लगाए। वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है अगर वो ऐसा करेंगे तो एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आएगी जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद में एक तहलका मचा देगी कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो दिन पर दिन नीचे जाती जा रही है, ठीक है। बट इसको इन्वेंट करने का या इसको कहीं ना कहीं काम पे लाने का काम किसने किया, कहते हैं क्या, बट कुछ लोग थे जो इंडिविजुअल इसके पीछे काम कर रहे थे। अमॉन्ग द नोटेबल एस्टिमेटर्स कौन कौन हो गए आपके, दादा भाई नेरोजी, विलियम डिग्बाय, फिंडले सिरास, या फिर VKRB राव एंड RC देसाई। और ये कहते हैं क्या, इट वाज राव, ये राव थे, कौन से राव, VKRB राव, whose estimates during the colonial period was considered very significant। तो मतलब हम ना आज जितने भी परसेंटेज आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं या हम जो भी आंकड़े आज बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो अंग्रेजी तत्वों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया हो कि भारत की राष्ट्रीय आय को निकाल सके हम, या भारत की प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट कर सके, पर कैपिटा इनकम को कर सके। बट फिर भी उस समय कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाए गए थे दादा भाई नेरोजी के द्वारा, डिग्बाई के द्वारा, ठीक है, या फिर VKRB राव के द्वारा, ठीक है। और ये राव थे जिनकी जो कैलकुलेशंस थी, स्टैटिक्स थी इनकी, जो कहीं ना कहीं वो आज के टाइम में ज्यादा फॉलो हो जाती है, ठीक है, समझे भाई। अब बात करें अगर इसके आगे तो कहते हैं क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ठीक है, कृषि क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान समझना, कहते हैं क्या कि अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेज। हमारे देश की अगर हम बात करें तो लगभग 85% जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं, गांव में रहते हैं। एंड सस्टेन देयर लाइफ थ्रू
एग्रीकल्चर। हमारे देश में लगभग 85% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं किसके द्वारा? एग्रीकल्चर के द्वारा, कृषि के द्वारा। ठीक है, एक फ्रेंच ट्रैवलर का भी नाम आया है, आपने जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा बर्नियर के बारे में, फ्रांसीसी यात्री। तो कहते हैं क्या, एक फ्रेंच ट्रैवलर भी आया था, एक फ्रांसीसी यात्री भी आया था जिसका नाम है क्या? बर्नियर। थॉट अबाउट द बंगाल, उसने बंगाल के बारे में कुछ बताया। उसने बंगाल को ना उस समय एक ऐसे प्रेसिडेंसी या एक ऐसे प्रांत के तौर पे बताया है जो कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा धनवान था जितना कि भारत के अन्य राज्य मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय अगर बात बता रहे हैं हम, तो कहते हैं क्या, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बंगाल जो था ना उस समय, बंगाल एक रूरल बेस्ड प्रेसिडेंसी था, उस समय ग्रामीण आधारित प्रांत था। और सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू मुगलों को अगर जाती भी थी ना या ब्रिटिशर्स को जाती थी, सबसे ज्यादा रिवेन्यू या कर वो कहां से आती थी? बंगाल से आती थी। ठीक है, तो वही कह रहा है हमारे पास क्या कि भारत में 85% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, और इन सब के जीवन यापन करने का जो मेन सोर्स है वो क्या है? कृषि है। और एक यात्री हमारे पास फ्रेंच ट्रैवलर जिसका नाम है बर्नियर, उसने भी उस समय के बंगाल के बारे में कुछ बातें बताई थी कि जो बंगाल है, बंगाल से ब्रिटिश सरकार को इतना ज्यादा फायदा होता था जितना कि अन्य कुछ राज्यों को मिला दिया जाए उनसे इतना फायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के अंदर यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था हमारे यहाँ, तो कहते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत का जो कृषि क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरता हो जाना या गतिहीनता हो जाना। मतलब अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो भारतीय कृषि की दशा थी ना वो गतिहीन हो चुकी थी, कुछ भी ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आया। जो चेंज होने चाहिए थे, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो तो कभी दिखी नहीं। कई कारण है इसके पीछे। पहला, लो प्रोडक्शन यानी उत्पादन का निम्न स्तर। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी। देखो, उत्पादन का निम्न स्तर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना कोई बेटर रिसोर्सेज नहीं होते थे, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास कि हम प्रोडक्शन को नए तरीके से करें, तो उत्पादन का स्तर जो था वो हमेशा से ही कम था। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता का भी निम्न स्तर। देखो, दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर क्या है? जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक खेत है, एक खेत पे ना जो अगर उत्पादन होना चाहिए वो होना चाहिए 20 टन गेहूं का। ठीक है, बट मैं कितना कर पाता हूं? केवल 10 टन। तो ये हो गया मेरा लो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का निम्न स्तर। और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा खेत, ठीक है, मेरा एक खेत है, इस खेत पे ना मैं पूरे खेत पे यूज भी नहीं कर पा रहा, इसको मैं केवल कितने पे कर पा रहा हूं? केवल आधे ही खेत पे केवल इसका इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, लो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितना उत्पादन होना चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रहा। और उत्पादकता का निम्न स्तर, प्रोडक्टिविटी का निम्न स्तर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जितना मेरे पास रिसोर्सेज है ना मैं उन पूरे का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था उस समय। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास हायर वल्नरेबिलिटी, अधिक संवेदनशील। तो हम सब जानते हैं कि उस समय की अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो ज्यादा किस पे निर्भर था? आपका वर्षा के ऊपर। बारिश अगर अच्छी होती थे तो फसल अच्छी होगी, बारिश खराब हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, और बारिश अगर ज्यादा ही अच्छी हो गई तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने और अदर कोई रिसोर्सेज बनाए नहीं थे, कोई मैनेजमेंट अच्छी थी नहीं हमारे पास। फोर्थ अगर बात करें तो ह्यूज गैप बिटवीन द ऑनर एंड द कल्टिवेटर्स। जो भाई क्या थे हमारे पास, जो भूमि के मालिक होते थे ना, जो जमीन के स्वामी होते थे वो, और इसको जोतने वाले किसान, इन दोनों के बीच में जो थी एक गहरी खाई होती चली गई थी। और ये गहरी खाई होने के पीछे कारण क्या है आपका? तो लैंड सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था आप लोगों को पता है क्या होती है? ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम था, पिरामिड सिस्टम था, जिसमें सबसे ऊपर होता था कौन? ब्रिटिशर। ठीक है, यहां पर होते थे आपके जमींदार और यहां पर होता था आपका पीजेंट यानी कि आपके किसान होते थे। ठीक है, जो मतलब पहले क्या होता था कि ब्रिटिश खुद जाकर के किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, बट कोई इनका फिक्स रेट ऑफ इनकम इनको मिलता नहीं था कि भाई गए किसानों से जाकर के इन्होंने कहा कि भैया 10 रुपए या 20 रुपए मुझे टैक्स दे दो, तो वो कहते थे कि है नहीं, तो उनको मार पीट करके वापस आ जाते थे, कोई इनकम तो नहीं मिलती थी इनको। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने ना एक गांव का जो सबसे अमीर बंदा होता था उसको उस गांव की जमींदारी सौंप दी। ठीक है, और उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें आजादी देता हूं कि तुम ना इन लोगों से, किसानों से कितना भी कर वसूलो, बस मुझे एक फिक्स रेट हमेशा दे देना। अब वो तुम्हारी हड़क है, तुम उनसे वो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इस जमींदारी व्यवस्था के कारण कल तक जो किसान केवल ब्रिटिश का दुश्मन होता था,
ठीक है। अब वो किसान जो है वो ब्रिटिश से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो अपने ही गांव के किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ लड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भूमि के मालिक होते हैं और भूमि को जोतने वाले, दोनों के बीच में जो खाई थी वो गहरी होती चली गई, ठीक है। ये कारण हो गए। फिर अगला अगर हम बात बताएं, और अगला क्या था, अगली समस्या एक ये भी थी क्या कि जो किसानों के खेत थे ना वो छोटे थे और बिखरे बिखरे थे। किसानों का एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, छोटे तो है ही है और काफी दूर दूर होते थे। और ऐसे में वो किसान चाहकर भी क्या कर पाता था, सभी खेतों पर अपनी खेती नहीं कर पाता था। रिजल्ट क्या निकलेगा, लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता का निम्न स्तर, यानी कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैं उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ठीक है। सर ये क्या क्या समस्या थी हमारे पास, लो प्रोडक्शन उत्पादन का निम्न स्तर, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता का भी निम्न स्तर, तीसरा हो गया हमारे पास क्या, वर्षा पर अधिक निर्भरता, चौथा हो गया जो खाई थी यानी कि किसानों और जो भूमि के मालिक होते हैं दोनों के बीच में गहरी खाई बढ़ती चली गई। इस खाई के पीछे कारण क्या था आपका, जमींदारी सिस्टम। और एक पांचवा क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल एंड स्कैटर लैंड्स, यानी कि छोटी छोटी और बिखरी जोतें थी, ठीक है। जिसके कारण किसान चाहकर भी कई बार क्या होता था कि दो खेतों पे तो खेती कर रहा है, तीसरे खेत पे खेती नहीं कर पाया था। रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास कि भाई जो उत्पादकता का निम्न स्तर, लो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, आपका एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन से सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। देखो, द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज सेम एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब अगर हम बात करें ना औद्योगिक क्षेत्र की हालत कैसी थी, तो औद्योगिक क्षेत्र की दशा भी सेम वैसे ही थी जैसे किसकी थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड वॉज देयर पॉलिसी। और मैंने बताया था हमारे देश में जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी या औद्योगिक व्यवस्था थी, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था हमारे देश में, वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। तो ना करने के पीछे जो मेन कारण है वो क्या है, उनकी पॉलिसीज। वो यहां से कच्चे माल को ले आते थे और अपने यहां से तैयार माल बना करके हमारे यहां बेचते थे, ठीक है भाई। तो कौन कौन से ऐसे, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि आखिर भारत मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में औद्योगिक क्षेत्र की दशा कैसी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो हम कहेंगे भाई पहला पॉइंट तो क्या, तो जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की हमारे देश में क्या थी, कमी थी। अब पूंजीगत वस्तु वाले उद्योग कौन से होते हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि उन चीजों का उत्पादन करती है जिससे दूसरे इंडस्ट्री के लोग उत्पादन करेंगे। जैसे अगर मान के चलो मशीन बनाता है और इस मशीन का इस्तेमाल करके दूसरे लोग अदर उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो उस समय हमारे देश के अंदर जो पूंजीगत वस्तु वाले जो भी उद्योग थे उन सबकी क्या थी, कमी थी, ठीक है। समझ चीज। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था, अच्छा कहते हैं एक और चीज है क्या, बट इन द मिड ऑफ 19वीं शताब्दी के मध्य तक हमारे देश में ना कुछ विकास इसमें देखने को मिला। फॉर एग्जांपल टिस्को टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपके 1907 में, ठीक है। किसके द्वारा आपका, तो जहांगीर जमशेद भाई टाटा, जहांगीर भाई टाटा, ठीक है, JRD रतन टाटा, ठीक है। ये अब अगर बात करें तो पहला आपको समझ आ गया, पहला क्या था, हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र की जो दशा थी वो बहुत खराब थी। और खराब होने के पीछे पहला कारण क्या था कि हमारे देश के अंदर जो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री है, यानी पूंजीगत वस्तु वाले उद्योग, वो बहुत ही कम थे। और जिस देश में अगर जिस देश के अंदर क्या होता है कि पूंजीगत वस्तु वाले उद्योग नहीं होते, कैपिटल गुड्स वाले इंडस्ट्रीज नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनको हर चीज कहां से मंगानी पड़ती है, बाहर से मंगानी पड़ेगी कुछ भी चीज नया बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, पुअर कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। देखो हम सब जानते हैं कि जो देश की जीडीपी बढ़ती है ना वो कहां से बढ़ती है, उद्योगों से, मेनली एग्रीकल्चर से तो बढ़ती है, बट कहीं ना कहीं उसमें अगर कंट्रीब्यूशन हो जाता है ना किसका, इंडस्ट्रीज का, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बट उस समय अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में योगदान था वो बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि भाई हमारे देश में जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हस्तशिल्प उद्योग, इनका समय के साथ पतन होता चला गया, जिसकी डिमांड अंग्रेजों के आने से पहले वर्ल्ड वाइड होती थी, आज वो हमारे देश में दिखने भी बंद हो चुके थे, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं एक बार बताया तो मैं आपको, तो 3 पॉइंट अगर आप लिखोगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि आखिर मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की दशा कैसी थी, तो हम कहेंगे 3 चीज। पहला, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थे, पूंजीगत वस्तु वाले उद्योग नहीं थे हमारे यहाँ। दूसरा, हाँ हालांकि मिड 19 में ग्रो किया कुछ, बट उतना ज्यादा वो काफी देर हो चुका था, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास कि जीडीपी में बहुत कम योगदान था इनका। और चौथा और तीसरा पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास, हमारे देश का जो मेजर इंडस्ट्रियल था कौन सा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग, उसका पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं क्या, कि लैक ऑफ
लैक ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। देखो कोई भी जब किसी भी देश में ना जब नया नया कोई उद्योग लगता है ना, कोई भी देश में अगर नई नई फैक्ट्री लगती है तो वो फैक्ट्री को लगाने में सबसे पहले जो रिस्क लेता है वो कौन लेता है? देश की सरकार। बट हमारी सरकार जो थी वो इसमें कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें तो अपना सारा माल कहां ले जाना है? ब्रिटिश ले जाना है। ठीक है, समझे? तो ये होता था हमारे पास, ये 4 कारण हो गए। अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर कौन कौन से रीजन है बिहाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन होने के पीछे क्या कारण थे, तो पहला तो आता वही वैनिश ऑफ कोर्ट, यानी कि राज दरबारों का लोप हो जाना। जो राज दरबार थे ना हमारे यहाँ, राज दरबार, ये राज दरबार क्या हो रहे थे? गायब हो रहे थे। हम सब जानते हैं कि जो हाथ से बनाई गई चीजें हैं, चाहे वो भाई जेवर हो, जवाहरात हो, चाहे झूमर हो, चाहे कारपेट हो, गलीचे हो, इन सब की ज्यादा डिमांड कहां पर होती थी? राजा के दरबार में, बट ये थी नहीं। दूसरा कारण क्या हो जाएगा हमारे पास? इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे, यानी कहीं ना कहीं रेलवे का आगमन। देखो रेलवे के आने से पहले ना ऐसा नहीं था कि सरकार या अंग्रेजी सामान जो थी वो देश में नहीं थी, देश में थी, बट कहीं ना कहीं देश के गांव तक अभी भी अंग्रेजी वस्तु नहीं पहुंचे थे। तो कम से कम देश के गांव में तो हमारा हस्तशिल्प उद्योग या हाथ से बनाई गई वस्तुएं बिक रही थी। बट समय के साथ साथ जैसे जैसे रेलवे का आगमन हुआ तो अब अंग्रेजी सामान जो था वो देश के कोने कोने तक पहुंचना शुरू हो गया, और जैसे जैसे उनका सामान आगे तक पहुंचा हमारे सामान की मांग जो थी वो कम हो गई। तीसरा, डू नॉट कंपीट विथ दी मशीनरी गुड्स, यानी मशीन से बनाई गई वस्तुओं से प्रतियोगिता ना कर पाना। हमारे जो देश की हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, वो मशीनों से बनाई गई वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाती थी, क्योंकि मशीनों से बनाई गई जो वस्तु होती है वो क्या होती है? काफी सस्ती होती थी और ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती थी। ठीक है, सर ये चीज 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हम लिख देंगे क्या कि भाई न्यू एरा ऑफ फैशन। वैसे भी एक और चीज क्या था हमारे पास? मांग का नया स्वरूप हो चुका था, एक मांग का नया दौर आ चुका था। ठीक है, लोगों ने कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण है हमारे पास जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ? हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो गई। राज दरबार का गायब होना, रेलवे आ गया, और हम विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाए क्योंकि विदेशी वस्तुएं काफी सस्ती होती थी और अट्रैक्टिव होती थी। ठीक है, और प्लस में मांग का एक नया दौर आ चुका था। अब जो लोग थे वो पश्चिमी चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करना चाहते थे। ठीक है, ये कारण हो गए। फिर अगर बताएं अब विदेशी व्यापार की बात करें, विदेशी व्यापार की, देखो अंग्रेजों के आने से ना हमारे देश की जो विदेशी व्यापार की दिशा थी और दशा, डायरेक्शन और सिचुएशन, स्थिति दोनों ही जो थी पूरी तरह से खराब हो गई। दिशा भी और दशा भी दोनों ही खराब हो गई हमारे देश में। कैसे? तो कहते हैं क्या, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल के दौरान, द फॉरेन ट्रेड वाज कंप्लीटली मोनोपोलिटेड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ऑन विल और इंटरेस्ट। भारत की विदेशी व्यापार पर या भारत के विदेशी व्यापार के ऊपर पूरी तरह से किसका एकाधिकार था? मोनोपोली था, अंग्रेजों का, और वो भी किस लिए? केवल और केवल उनके खुद के आंतरिक लाभ के लिए। ठीक है, और तो उस समय अगर हम बात करें तो क्या क्या दशा थी? तो पहला, भारत जो था क्या बनकर रह गया था? भारत बनकर रह गया नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन के रह गए हम। कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, यानी हम अपने देश से क्या करते थे? कच्चे माल को भेज रहे हैं और वहां से क्या मंगा रहे हैं? तैयार माल मंगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये था हमारे पास। दूसरा हमने क्या देखा? तो दूसरा था क्या कि मोनोपोली एट द इंडियन ट्रेड। भारत के बाजार पर, भारत के व्यापार पर पूरी तरह से किसने एकाधिकार कर लिया था? अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया था। कहते हैं मोर देन 70% ऑफ द ट्रेड विद द ब्रिटिशर्स। भारत जो था वो 70% से ज्यादा ट्रेड कहां करता था? अंग्रेजों के साथ करता था। और रेस्ट विद द सिलोन। सिलोन जो है ना वो क्या है? श्रीलंका का नाम है। ठीक है, बाकी हम किसके साथ करते थे? श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ जिसको पर्शिया कहा था उस समय, और चाइना के साथ करते थे। ठीक है भाई, समझ भाई? तो ये हमारे पास याद रखना। तो भारत जो था, भारत के व्यापार पर पूरी तरह से एकाधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के साथ हमें 70% व्यापार करना है और बाकी सभी देशों के साथ कितना करना होता था? बाकी सभी देशों के साथ 30%। कौन कौन से देश? चाहे वो श्रीलंका हो, सिलोन, चाहे वो आपका चाइना हो, चाहे वो आपका क्या हो? ईरान या पर्शिया। ठीक है, तो 2 हो गए। पहला, कच्चे माल को मंगाना, तैयार माल को बेचते थे हम। दूसरा हो गया हमारे पास हमारे व्यापार के ऊपर पूरी तरह से एकाधिकार था किसका? अंग्रेजों का। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? मोर इन ट्रेड। हम देखा जाए तो पेपर में देखा जाए तो भारत जो है व्यापार में अच्छा है। कोई भी देश व्यापार में कब अच्छा होता है? जब वो ज्यादा माल निर्यात करे और कम माल मंगाए। हम निर्यात ज्यादा कर रहे थे, आयात कम कर रहे थे। तो देखा जाए तो हम ना ट्रेड में बहुत अच्छे हैं, बट क्या हमें लाभ हो रहा है? नहीं, क्योंकि हम क्या निर्यात कर रहे हैं? कच्चा माल भेज रहे हैं और क्या मंगा रहे हैं? तैयार माल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हो रहा था।
अब एक स्वेज नहर के बारे में आपसे बोलता है, ठीक है। तो स्वेज नहर की बात करें तो आप ये देख पा रहे हो, ये स्वेज नहर है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो स्वेज नहर के बनने से पहले 1869 में स्वेज नहर बना है आपका, और ये आप देखोगे तो ये अफ्रीका, यहां पर होता है इजिप्ट, ठीक है, मिस्र देश। कहते हैं स्वेज नहर के बनने से पहले अंग्रेजों को ना अगर हमारे यहां से माल व्यापार करना पड़ता था तो यहां से घूम के जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, ये पहला रूट होता था, और यही वो रूट है जिस रूट का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बट जब 1869 के अंदर स्वेज नहर बन गया ना, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें माल बनाने के लिए एक शॉर्टकट था मिल गया, ठीक है। यहां से डायरेक्ट, यहां से जाते हैं डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, देखो निर्माण होने का काम अगर आपसे पूछे ना कि बनना कब शुरू हुआ था, तो बनाया जा रहा था इसको इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा 1859 में, और बनकर ये कब कंप्लीट हो गया, ओपनिंग कब हुई इसकी 1869 में, 10 साल लग गए थे इसको बनने में। कौन से सी के पास है, तो रेड सी के पास है, ठीक है, लाल सागर के पास, ठीक है। आगे अगर बात करें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जनसांख्यिकी रूपरेखा, एग्रीकल्चर हो गया, हमारा कृषि हो गया, इंडस्ट्री उद्योग हो गया, विदेशी व्यापार हो गया। अब हम बात करें किसके बारे में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करें जनसांख्यिकी रूपरेखा के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस यानी कि जनगणना, अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे पहली जनगणना कब हुई थी हमारे देश के अंदर, तो वो हुई थी 1881 में, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और भारत का जो ग्रेट डिवीजन ईयर, महाविभाजन वर्ष कौन सा कहलाता है, 1921, और 1921 को हम महाविभाजन वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले हमारे देश की जनसंख्या जो थी, पहले क्या होती थी, बढ़ती थी घटती थी, बढ़ती थी घटती थी, बट 1921 के बाद हमारे देश की जनसंख्या कभी घटी नहीं है, हमेशा ही बढ़ते चली गई है, ठीक है। तो भारत में पहली बार जनसंख्या कब हुई है, 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, और महाविभाजन वर्ष क्या है हमारे देश का, 1921, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है क्या, देखो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या शो करता है, जनसांख्यिकी रूपरेखा क्या दर्शाता है, तो ये हमारे देश में साक्षरता दर को दर्शाता है, ये हमारे देश में जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जन्म दर कैसा है, मृत्यु दर कैसा है, इन सबको बताता है, ठीक है। तो अब ये जितने भी डाटा है मैंने बताया ना, ये कोई भी अंग्रेजों के द्वारा ऑफिशियल नहीं कराए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे देश के खुद कुछ इंडिविजुअल्स लोग थे जिनके द्वारा किए गए। तो अगर बात करें तो क्या क्या भाई इसके अंदर, देखो तो सबसे पहला होता है हमारे पास कौन सा, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो कहते हैं ना उस समय 100 में से केवल 16% लोग ही थे जो साक्षर थे। यहां पे मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा, साक्षर का मतलब वो व्यक्ति जो केवल अपना नाम पढ़ लिख सके। तो केवल कितने लोग थे, 16%, ठीक है। और उसमें से महिलाएं कितनी होती थी, केवल 7%, ठीक है, बहुत खराब स्थिति थी। दूसरा अगर हम बात बताएं तो मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करते हैं, तो मृत्यु दर कितना था, बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। देखो उस समय देश में मृत्यु दर भी ज्यादा था और जन्म दर भी ज्यादा होता था, जन्मते भी ज्यादा थे और मरते भी ज्यादा थे। और जन्म दर या मृत्यु दर ज्यादा होना क्या दर्शाता है, तो जन्म दर ज्यादा होना कहीं ना कहीं देश में गरीबी नॉन अवेयरनेस को शो करता है, बट वही मृत्यु दर ज्यादा होना क्या दर्शा रहा है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, मल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ठीक है, निर्धनता है, इन सबको दर्शाता है। फिर अगर बात करें तो इसके पीछे कई कारण मैंने बताया आपको, क्या क्या, लैक ऑफ हाइजीनेटिक, स्वच्छता का कमी, हेल्थ फैसिलिटी की कमी, फ्रेश वाटर की कमी, गरीबी, ये सारे कुछ कारण होते हैं किसके पीछे, ज्यादा मृत्यु दर होने के पीछे। तीसरा अगर हम बात बताएं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। देखो शिशु मृत्यु दर होता क्या है हमारे पास, कि मान के चलो आज के डेट में 1000 बच्चे जन्मे, तो उस 1000 जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर ही मर जाएंगे, 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं, इसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और वो कितना होता था उस समय, 218 पर 1000। मान के चलो अगर आज 1000 बच्चे जन्मे हैं ना, तो उसमें से 218 बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर ही मर जाएंगे आपके, ठीक है। और फिर एक होता है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपका जीवन प्रत्याशा दर, कि एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है, तो वो उस समय कितना था हमारे पास, आज के टाइम में जो 65-62 चलता है ना, पहले कितना था, मात्र 32 वर्ष। 32 वर्ष होने के पीछे भी कई कारण है, मैंने वही बताया ना, आपका निर्धनता होना, कुपोषण होना, ठीक है। और एक और पॉइंट हो सकता है हमारे पास क्या, कि उस समय आए दिन लोग इनकलाब जिंदाबाद करते रहते थे, तो उनको आबाद कर दिया जाता था। तो कई कारण है इसके पीछे, समझ आया चीज। तो 4 कारण हो गए, कौन कौन से हो गए, मतलब अगर आपसे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलेगा तो हम कहेंगे भाई जन्म दर को, सॉरी लिटरेसी रेट को दिखाओगे 16% थे, महिलाओं का 7%। दूसरा हम दिखाएंगे मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, ज्यादा होने के पीछे कई कारण है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो आपका शिशु मृत्यु दर है वो 218, ये भी बहुत ज्यादा था, गरीबी को दर्शाता है ये भी। और प्लस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो औसतन बंदा कितना जी पाता है आपका, 32 वर्ष जी पाता है, ठीक है। फिर अगला अगर हम बात करते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपका व्यावसायिक ढांचा के बारे में, ठीक है। देखो तो व्यावसायिक ढांचे की अगर हम बात करेंगे
तो व्यावसायिक ढांचे में बात करें, जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा है क्या कि भारत जो है जो कृषि आधारित देश है, जहां पर लगभग 85% लोग गांव में रहते हैं और मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या होता है, कृषि बेस्ड होता है। तो कहते हैं क्या जो मेजर पॉपुलेशन होती है हमारे पास वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। लगभग कितने परसेंट लोग थे इसके ऊपर डिपेंड, 72.2%। ये सारा डाटा है आपका उस समय का जब हम देश आजाद हुआ है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, केवल 10% जो लोग थे वह वो किसमें लगे हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा उद्योग तो है नहीं, तो केवल कितने लोग लगे, केवल 10%। तो ज्यादा लोग कहां पर जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से, लगभग 72.2। 10% लोग कहां पर जुड़े हुए हैं, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से। और जो 3% लोग हैं वो कहां पर जुड़े हुए थे, आपके थर्ड सेक्टर के अंदर, यानी सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। लगभग 15 से 20% लोग कहां पे जुड़े हुए, आपके सेवा क्षेत्र से। अब आप कहोगे सेवा क्षेत्र, तो उस समय भी हमारे देश के अंदर ना क्या आ गया था, बैंकिंग सिस्टम आ चुका था ना 1935 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सही चीज, तो ये सारे कारण थे हमारे पास इसके। और अगर मैं इन सबका कंक्लूजन निकाल के दिखाऊं तो मैं ये कहूंगा कि भाई ह्यूज डिपेंडेंस ओवर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे अधिक निर्भरता थी। फिर अगर बात बताऊं तो अनबैलेंस डेवलपमेंट है, यानी असंतुलित विकास। असंतुलित विकास, देखो कोई भी देश में ना बैलेंस डेवलपमेंट कब होता है, जब वो लोग कहां से जाए, कृषि से कहां शिफ्ट करें, उद्योग, और उद्योग से कहां शिफ्ट करें, आपका सेवा क्षेत्र की तरफ, थर्ड सेक्टर की तरफ। बट भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है भाई, समझ चीज। तो अनबैलेंस था। और तीसरा हो गया रीजनल वेरिएशन, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता भी देखने को आपको मिल रही थी कि कुछ तो देश, मतलब कुछ हिस्से ऐसे थे जैसे कि मद्रास हो गया, आपका बंगाल हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र, ये सारे कुछ इलाके ऐसे थे ना जो क्या करते थे, जो कर रहे थे कि भाई अपने आप को ना एग्रीकल्चर से दूर करके सेकंड सेक्टर या थर्ड सेक्टर की तरफ ले जा रहे थे। बट वहीं पर कुछ सेक्टर ऐसे थे जो आज भी कहां पर निर्भर थे, कृषि के ऊपर। तो अगर आपसे पूछे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक ढांचा कैसा था, तो हम कहेंगे भाई कृषि पर अधिक निर्भरता थी 72.2%। और औद्योगिक क्षेत्र में कितना था आपका 10%, सेवा क्षेत्र में कितना था आपका 15%, ठीक है। और अगर कंक्लूजन निकलेगा तो हम क्या कहेंगे, आपका कृषि पर अधिक निर्भरता। दूसरा हम कहेंगे अनबैलेंस ग्रोथ था हमारे पास, असंतुलित विकास था। संतुलित कब होता है, जब लोग कृषि से उद्योग और उद्योग से कहां की तरफ जाते हैं, सेवा की तरफ जाते हैं। और तीसरा हो गया हमारे पास रीजनल वेरिएशन, क्षेत्र विभिन्नता भी देखने को मिलती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कृषि से हट रहे थे, बट वहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अभी भी कृषि पर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है भाई। अब इन सब की आप बात करेंगे। लास्ट जो है हमारे पास टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आधारिक संरचना के बारे में। तो कहते हैं क्या कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने हम जो आधारिक संरचना, आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है, आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो हमारे देश के ना वो कुछ बेसिक नीड जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, द बेसिक नीड्स या द बेसिक डेवलपमेंट या बेसिक रिसोर्सेज जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रेलवे, हम बात करते हैं पुल के बारे में, हम बात करते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, सब के बारे में, ठीक है। तो उस समय अगर हम बात करें तो आधारिक संरचना के अंदर ऐसा ही था कि अंग्रेजों ने काम नहीं किया, अंग्रेजों ने काम किया, अंग्रेजों ने रेलवे बनाया, अंग्रेजों ने सड़क बनाए, अंग्रेजों ने बंदरगाह बनाया, अंग्रेजों ने एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कहते हैं टेलीग्राफ, ये सब लेकर आए, इन्वेंट किया इन्होंने। और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा भी अच्छा किया। बट आप जितने भी फायदे देखोगे ना, ये सारे फायदे केवल और केवल अंग्रेजों ने किसके लिए किए हैं, अपने लिए। रेलवे लेकर आए ताकि उनका माल देश के गांव-गांव तक पहुंचने लग जाए, रोड बनवाया ताकि भाई सामान का आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, पोर्ट बनाया ताकि बंदरगाहों से उनका माल व्यापार होता रहे, ठीक है। उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि भाई उसमें चार मेजर प्रेसिडेंसी होती थी ना, मद्रास, बंगाल, दिल्ली और आपका महाराष्ट्र। तो यहां तक जो संचार प्रणाली अच्छी हो सके, बातचीत, संदेशों को अच्छे से पहुंचाया जा सके, ये सब उनके फायदे के लिए था। और एजुकेशन तो इसलिए उन्होंने इंप्लीमेंट किया, एजुकेशन अभी कौन सी भाषा, खास करके इंग्लिश को लेकर आए ताकि ये प्रेफर कर सके कि आखिर भाई हिंदुस्तानी हमारी भाषा समझ सके और हम भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ सीख सके, उनको जेंटल बनाने के लिए केवल, ठीक है। तो ऐसा ही था कि आधारिक संरचना पे काम नहीं किया, काम तो किया गया, बट ये सारे काम कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने केवल और केवल अपने ही फायदे के लिए किए थे। और अब इन सब के बाद जो लास्ट टॉपिक होता है आपके इस चैप्टर का, वो होता है क्या कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन कौन से सकारात्मक काम है। देखो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से देश में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हम अंग्रेजों को भले कितनी भी गाली बकें, बट अंग्रेजों की कुछ चीजें जो हैं जो उनको हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है। जैसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, अंग्रेजों के आने से हमारे देश में रेलवे आया। रेलवे हमारे देश में कब आया, 1853 में, 1853। पहली रेल कहां से कहां तक चली है आपकी, बॉम्बे टू आपका थाने, ठीक है। तो अंग्रेजों के आने से हमारे देश में क्या हुआ है, रेलवे आया, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों के आने से कहीं ना कहीं हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारिक संरचना है वो बेहतर हुआ, ठीक है। जैसे मैंने बताया बंदरगाह बनाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ हमारे देश में, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है, ठीक है।
तीसरा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग हुआ। अंग्रेजों के आने से कहीं ना हम ये सीख गए कि भाई कृषि का व्यापारीकरण। ऐसा नहीं था कि हम पहले व्यापार नहीं करते थे, व्यापार तो हम तब भी करते थे, बट पैसे के लिए व्यापार, कैश क्रॉप उगाना, कैश क्रॉप मतलब होता है ना, नगदी फसलें, उसको उगाना, ये हमने कहां सीखा? अंग्रेजों से। तो कृषि का वाणिज्यकरण इन्होंने करवाया, हमें नील की खेती करवाई, ठीक है। फिर एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में ना बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। बट अंग्रेजों के आने के पश्चात कहीं ना कहीं हम जो लोग थे मौद्रिक प्रणाली पे आ गए, यानी कि मनी एक्सचेंज सिस्टम हमारे देश में प्रमोट हुआ, ठीक है। और लास्ट होता है क्या? इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। अंग्रेजों ने हमें यह बताया कि आखिर किस प्रकार से एक देश को चलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेज जिसको हमारे देश की भाषा तक नहीं आते थे, उन्होंने हमें उनके भाषा सीखने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के सामने एक एग्जांपल सेट किया भाई, कि अगर इरादे नेक हो ना तो किसी भी देश को आप अपना गुलाम बना सकते हो, और 200 नहीं 200 से ज्यादा सालों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा चैप्टर जो होगा समझ में आ गया होगा। अब कल हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर की, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।